आइए, आज का जो क्लास है वो हम लोग चर्चा करेंगे जर्नल एंट्री के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री क्यों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेटा रिकॉर्ड करना होता है। जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनके डेटा को रिकॉर्ड करना होता है, और डेटा रिकॉर्ड करने के बाद में उसको प्रोसेस करके रिपोर्ट बनाना होता है। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो जब डेटा को आप रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो मेथड होगा, कोई वे होगा जिससे हम लोग समझ पाएँ कि अच्छा ये डेटा, जैसे मान लीजिए बिजनेस के कुछ एक्टिविटीज़ का एग्जांपल ले लें। रेंट का पेमेंट हुआ, सैलरी की पेमेंट हुई, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, पार्टी को पेमेंट हुआ, सप्लायर्स को मतलब कस्टमर से कुछ पैसे कलेक्ट हो गए। तो ये इन एक्टिविटीज़ को आप रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, है ना। तो अकाउंटिंग के लैंग्वेज में जब हम लोग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। दैट इज कॉल्ड व्हाट? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का काम सिर्फ इतना है कि आपके बिजनेस में जितने फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिख देना, बस इतना सा काम है। तब आप बोलेंगे कि फाइनेंशियल एक्टिविटी होता क्या है। अच्छा, एक बात और आपको, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो यहाँ पर जर्नल एंट्री मेंटेन करना देखेंगे, सीखेंगे, एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन हम लोग गोल्डन रूल जो होता है ना, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सभी के ये में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इनके मीडियम से हम लोग सीख नहीं सकते हैं, एकदम सीख सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आएगा कि जिस प्रोसेस से मैं आपको लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इस प्रोसेस से लेकर के जाएंगे, चीज़ें हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको नयापन लगे, लेकिन आप देखेंगे जब आप इंटरमीडिएट लेवल ऑफ जर्नल एंट्री जाएंगे, एडवांस लेवल ऑफ जर्नल एंट्री जाएंगे, किसी भी स्टेज के लिए, चाहे वो आप आई कॉम कर रहे हो, बी कॉम कर रहे हो, या आप अकाउंटेंट हो, ठीक बात है। तो इस सभी जगह में ये मेथड फुलफिल होगा और आप बहुत आराम से चीज़ों को आगे सोच पाएंगे। तो एक चीज़ तो हमें बेसिक में सबसे पहले समझ में आता है कि डेटा, जो हम बार बार बोल रहे हैं डेटा डेटा डेटा, वो डेटा का मतलब क्या है। डेटा का मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते किसको है? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, मैं बोलता हूँ कि जब भी बिजनेस का कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस के एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, चार ही तो बातें होती है। अब बोलेंगे सर रेवेन्यू भी तो होता है, अब बोलेंगे सर इक्विटी भी तो होता है, सारी चीजें इनके ही अंडर हैं। अब बात मानिए, धीरे धीरे जब मैं आगे लेकर के जाऊंगा आप देखेंगे कि इन चारों से बाहर कुछ है ही नहीं। तो कोई भी एक्टिविटी बिजनेस का जिससे या तो एक्सपेंस, या तो इनकम, या तो एसेट्स, या तो लायबिलिटीज, या तो इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, क्या सबकी नहीं, कोई एक भी चलेगा, या तो इनकी वैल्यूज डिक्रीज हो जाए, या तो इनकी वैल्यू इंक्रीज कर दे, या तो इनकी वैल्यूज डिक्रीज कर दे। बिजनेस का कोई भी एक्टिविटी अगर ये कर पाने में सक्षम है तो बिजनेस का वह एक्टिविटी बिजनेस का फाइनेंशियल एक्टिविटी कहलाएगा। और बिजनेस के फाइनेंशियल एक्टिविटी को हम लोग अकाउंट्स के टर्म में ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। हो गया, बात खत्म। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो भी बिजनेस के एक्टिविटीज होते जा रहे हैं उनमें जो चेंजेस आ रहा है उन चेंजेस को लिख देना है। हाँ, बस इतना ही सा बात है जर्नल एंट्री। जैसे मैं बोलता हूँ, आपके पास में एक कंप्यूटर था, आपके बिजनेस में एक कंप्यूटर था, जो कितने रुपए के कंप्यूटर थे, मान लीजिए 10,000 के, ठीक है। आप मान लीजिए 20,000 का कंप्यूटर एक और परचेज कर लिए, तो अब वैल्यू कितना हो गया भाई? अब 30,000 हो गया। तो आपके पास 10,000 की वैल्यू थी, अब ये होकर के 30,000 हो गया। तो जो 20,000 रुपये का चेंजेस आपने लिखा कि 20,000 का हमने कंप्यूटर परचेज किया, या स्टार्टिंग से भी सोचे तो पहले 0 रुपया का कंप्यूटर था, 0 से 10,000 हुआ, 10,000 से 20,000 बढ़ करके 30,000 हो गया। तो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उन चेंजेस को ही रिकॉर्ड करना है। बस बात खत्म, हो गया जर्नल एंट्री।
जर्नल एंट्री आपको एक तरीका देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप ये बता सकें कि कौन सा एक्सपेंस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया, इनकम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया, एसेट्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया, लायबिलिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में आया। पहले हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये थी और आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है। बस इतना सा बात है। अब आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। आइए, तो बेसिकली हम अगर यहाँ पे ये लिखे, जैसे एग्जांपल में लिख रहा हूँ, परचेस्ड अ फर्नीचर, कितना मान ले हम, 10,000 चलेगा। परचेज अ फर्नीचर 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि इस एक्टिविटी में से हुआ क्या। देखिए अकाउंट्स में ना बेसिकली आपको सिखाया भी गया होगा कि हर स्टेटमेंट में, हर फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपको दो चीजें ढूंढनी है। वन वन अकाउंट फॉर डेबिट साइड एंड वन अकाउंट फॉर क्रेडिट साइड। हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको डेबिट, क्रेडिट, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा अनुमान हो चुका होगा। करेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो चलिए एक बार डेबिट क्रेडिट को भी थोड़ा सा हिंट कर लेते हैं, क्या है नहीं है। फाइनेंशियल एक्टिविटी को तो हिंट कर ही लिए। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब ट्रांजैक्शंस को तो देख ही लिए कि बेसिकली ट्रांजैक्शंस बोलते किसको हैं, किसको बोलते हैं भाई। तो बिजनेस का कोई भी एक्टिविटी जिससे बिजनेस के इधर एक्सपेंस और इनकम और एसेट्स और लायबिलिटी, या तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कोई भी एक्टिविटी से इन पर कोई भी अगर प्रभाव पड़ता है, चेंजेस पड़ता है, इनके वैल्यू में चेंजेस आता है, तो उन एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। ठीक बात है। अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के टाइम में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दो अकाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं आप एक ट्रांजैक्शन में देखेंगे कि अगर कोई एक चीज इंक्रीज हो रही है ना, तो कोई दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही होगी। कोई एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो कोई दूसरी चीज जरूर डिक्रीज हो रही होगी। कोई एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो कोई दूसरी चीज भी डिक्रीज हो रही होगी, और कोई दूसरी एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली कोई दूसरी चीज जरूर बढ़ रही होगी। ऐसा होगा। आपको मैं समझाऊं छोटा सा एग्जांपल से। आप देखते होंगे जब आप कभी ग्रोसरीज लेने जाते हैं, आज तो आज की डेट में तो वैसा नहीं मिलता है, ये जो आपको तराजू समझते हैं जिसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं, अब तो वैसा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप कभी ना कभी देखे होंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं 100 ग्राम या 1000 ग्राम का कोई भी अगर प्रोडक्ट रखता हूँ, तो ये तराजू का ये वाला जो साइड है ना, ये डाउन हो जाएगा। आपको डेफिनेटली तराजू को बराबर में रखने के लिए इधर कुछ 1000 ग्राम का वैल्यू का चीज डालना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इधर अगर कुछ इंक्रीज किए तो इधर भी इंक्रीज किए, देखिए ना। अच्छा सर, मान लीजिए अगर यहाँ से 200 ग्राम का कोई चीज अगर हमने विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो हमारे पास में दो चॉइसेस हैं। या तो यहाँ पे 200 ग्राम कोई दूसरा मटेरियल आप यहाँ पर डालिए, और अगर नहीं डालते हैं तो फिर यहाँ से भी 200 ग्राम निकालिए। एंड ऑफ द डे आपको ये तराजू को हमेशा बैलेंस्ड वे में रखना है, जो कि होना भी चाहिए। शायद आप अगर अकाउंट्स नहीं भी पढ़ेंगे तब भी इतना बात तो समझते होंगे कि लेन और देन में तराजू बराबर रहनी चाहिए। तराजू अगर बराबर नहीं रहेगी तो घोटाला है ना। तो इस लिहाजन अगर देखें तो दो एक्टिविटीज हो ही रही है, वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ। दो अकाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा हर एक ट्रांजेक्शन में। तो हर एक ट्रांजेक्शन में जब दो अकाउंट आप ढूंढेंगे तो उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको समझने का जरूरत है। बस इतना सा बात है। आइए, थोड़ा आपको लग रहा हो कुछ नयापन टाइप का कि सर इस मीडियम से कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, बट सुनते जाइए, थोड़ा सा क्लास लंबा जाएगा, बट सुनते जाइए। आप पाएंगे कि आने वाला फ्यूचर में आप जर्नल एंट्री किसी भी लेवल पे काम करेंगे आपको तकलीफ नहीं होगी। तो दो अकाउंट कौन कौन से होंगे। तो एक अकाउंट आपको समझ में आ रहा है फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर आप परचेज किए तो फर्नीचर आएगा आपके पास में। और दूसरा क्या, ऑफ कोर्स पैसा दिए होंगे। तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश अकाउंट। अच्छा ये बताइए, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे, जब यस की वैल्यू बढ़ रही होगी या इसकी वैल्यू घट रही होगी। अब बताइए फर्नीचर, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इसमें क्या है। आप अगर देखेंगे तो इसमें मैंने बोला था ना कि एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है, लायबिलिटीज हैं। तो आप मुझे बताइए कि फर्नीचर क्या है। सर एसेट्स है, ऑफ कोर्स एसेट्स है।
कैश क्या है सर? कैश एसेट्स है। अब बताइए ये एक्टिविटी से एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही? बढ़ रही है सर। फर्नीचर जैसे परचेस करेंगे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी। कैश जैसे आप पेमेंट करेंगे तो कैश की वैल्यू कम होगी। तो अगर जर्नल एंट्री की बात आप कहते हैं तो इसमें डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का ही तो बात कहना है कि पहले फर्नीचर की वैल्यू हमारे बिजनेस में इतने रुपए की थी, आज फर्नीचर की वैल्यू इतने रुपए की हो गई। इतना सा काम करना है साहब। सर तो मैथ्स में तो ऐसे लिख देंगे ना कि बढ़ा तो प्लस घटा तो माइनस। सर इंग्लिश में लिखना है तो क्या करेंगे? यहां लिख देंगे इंक्रीज और यहां लिख देंगे डिक्रीज। सर अगर हिंदी में लिखना है तो क्या करेंगे? बढ़ गया और यहाँ पे घट गया। लेकिन इंग्लिश या हिंदी से लिखने से थोड़ी ना जो रिपोर्ट बनेगा। हम लोगों को तो रिपोर्ट बनाना है, बोलिए, हम लोगों को तो रिपोर्ट बनाना है अकाउंटिंग में। तो भाई ये प्रोसेस नहीं चलेगा, ये प्रोसेस नहीं चलेगा, ये प्रोसेस नहीं चलेगा। हमको चाहिए अकाउंट्स का सिंबल, ये मैथ्स का सिंबल है, ये इंग्लिश का सिंबॉलिक वर्ड है, ये हिंदी का सिंबॉलिक वर्ड है। तो सर अकाउंट्स का भी तो कोई सिंबॉलिक वर्ड होगा जो बताएगा कि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई कि घट गई, कैश का वैल्यू घट गया कि बढ़ गया, है ना? डी आर और सी आर, डी आर और सी आर। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड द क्रेडिट, आप जरूर बुक में पढ़े होंगे डेबिट कम्स फ्रॉम डेबिटम लेटिन वर्ड, ये वो जो भी डेफिनेशंस, मैं एकदम से मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको डेफिनेशंस नहीं बोलने हैं, लेकिन आपको हमेशा से इस तरीके से रेडी होना है कि जब आप कोई भी चीज़ किसी भी पर्पस के लिए या किसी मान लीजिए इंटरव्यू के लिए या कोई अगर टीचर ही आपसे पूछे, तो आपको इस तरीके से बताना है कि आपका जो समझ है वो सामने वाले को समझ में आ जाए। नहीं आया समझ में? फिर से समझिए। हम बोलते हैं कि अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास में गए, आपका फीवर था, आपको फीवर आया हुआ था, ठीक बात है। तो फीवर के लिए जब मलेरिया ये वो का टेस्टिंग हुआ, चेकअप हुआ, तो मान लीजिए निकल गया मलेरिया। किसी भी थर्ड पार्टी को लेकर के सोच लीजिए। डॉक्टर से पूछता है पेशेंट कि सर ये मलेरिया क्या होता है? अब डॉक्टर अगर मलेरिया को समझाने की जगह में मलेरिया का मेडिकल टर्म में 5 लाइन का डेफिनेशन अगर बोल दे, तो मजेदार लगेगा? नहीं लगेगा। पेशेंट बोलेगा कि साहब मेरे को ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे आम भाषा में बताइए। तो मैं उसी एक लेमन लैंग्वेज की बात कह रहा हूँ। तो डेबिट एंड क्रेडिट में आपको सिर्फ इतना समझना है कि डेबिट एंड क्रेडिट आर टू अकाउंटिंग सिंबल्स। अकाउंट के दो सिंबल हैं जो ये बताता है कि कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, विच शो द इंक्रीमेंट ऑफ एनी अकाउंट और डिक्रीमेंट ऑफ एनी अकाउंट। दैट्स इट। तो सर अब जब इतना बताए तो ये भी बता दीजिए, जैसे प्लस का मतलब हमेशा इंक्रीमेंट होता है, माइनस का मतलब हमेशा डिक्रीमेंट होता है ना? इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, डिक्रीज का मतलब घटना होता है। तो डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये भी तो समझा दीजिए। डेबिट का मतलब बढ़ना है कि घटना है, क्रेडिट का मतलब बढ़ना है कि घटना है, मतलब इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है? नहीं कह सकते ऐसे। क्यों नहीं कह सकते सर? दिखाते हैं अभी। आप एक बात मुझे बताइए, जैसे एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो कोई तो आधार लेकर के चलना पड़ेगा, कोई तो सिंबल लेकर के चलना पड़ेगा। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा ना बाबू, तो आप क्या करेंगे? इसको कर देंगे डेबिट। एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो आप क्या कर देंगे? इसको डेबिट। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो क्या कर दीजिएगा? डेबिट। आप मुझे बताइए एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट, तो घटेगा तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट आर नथिंग बट द सिंबल टू शो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो डेबिट क्रेडिट का वही रिलेशन है जो प्लस माइनस का है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है, आपने डेबिट किया, तो क्या लगता है कि इनकम बढ़ेगा तब भी आप डेबिट करेंगे? नहीं पॉसिबल है। इनकम को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है इनकम, सॉरी, एक्सपेंस का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है इनकम। तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। ऑफ कोर्स ना।
इनकम अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। और एक्सपेंस और एसेट हमेशा एक जैसा चलेगा, हमेशा। ठीक है, तो एसेट अगर बढ़ेगा जैसे एक्सपेंस था तो क्या करेंगे, डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और इनकम और लायबिलिटी का बिहेवियर एक जैसा चलेगा। तो लायबिलिटी अगर बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट। आप कसम खा लीजिए कि इसको आप दिमाग में सेट कर लेंगे बस। इसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि कोई भी एसेट या फिर एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे भाई, डेबिट। डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कोई भी इनकम या फिर कोई भी लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होना है तो क्या करेंगे, मैंने इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। आपको पूरा नहीं याद रखना है, आपको बस एक लाइन याद रखना है कि कोई तो सिंबल। अब बोलेंगे सर इसका मतलब प्लस ही क्यों होता है, माइनस क्यों नहीं होता है। अरे कोई तो मैथ्स में सिंबल को आधार लिया गया कि इसको प्लस मानेंगे, इसको बढ़ना मानेंगे। उसी तरीके से इसको भी तो आधार लेना पड़ेगा। तो एसेट या एक्सपेंस के लिए क्या मानेंगे, इंक्रीमेंट के लिए डेबिट। अच्छा एक बात बताइए, आज के बाद अगर कैश के आगे मैं प्लस लिखता हूँ 100 तो क्या मानेंगे, सर कैश 100 रुपये से बढ़ रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि प्लस की जगह में मैं आपको लिख दूं डेबिट 100 रुपया, इसका मतलब पैसा का वैल्यू बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं। अच्छा, अगर कभी भी प्लस के डेबिट की जगह में कैश के आगे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट तो क्या बोलेंगे, पैसा घट रहा है, पैसा घट रहा है। बस इतना सा तो बात करना है। अगर मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ रेंट, मान लीजिए डेबिट में लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेंट नाम का जो हमारा एक्सपेंस है डेबिट साइड लिख दिए, डेबिट लिख दिए आप। इसका मतलब टेक्निकली आप इंक्रीमेंट चाह रहे थे, इसका मतलब रेंट की वैल्यू बढ़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे आप रेंट का पेमेंट करते जाएंगे रेंटल कॉस्ट आपका इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब जब भी जर्नल एंट्री में कहीं पर भी डेबिट क्रेडिट आप देख रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि वो अकाउंट को वो सिंबलाइज कर रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, कोई भी एसेट्स अगर ये होता है लाइक डेबिट साइड में जाता है, एक मिनट रुकिएगा बाबू। हाँ, कोई भी एसेट्स अगर या एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या आप उसको बोलेंगे, डेबिट। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, क्रेडिट। कोई भी, बस हो गया, इतना ही याद रखिए। मैं बोलता हूँ उतना भी याद मत रखिए, खाली एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, इतना ही याद रखिए। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, हो गया ना। उसी तरीके से उल्टा, अगर ये बढ़ रहा है डेबिट हो रहा है तो ये बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट। बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट होंगे, तो घटेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट, हो गया काम खत्म। इसको कहीं पर भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं, है ना, धीरे धीरे। आइए, अभी थोड़ा बेसिक बेसिक बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे चीजों को लेकर के चलेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की क्या बात हो रही है, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल का मतलब बिजनेस में ओनर ने इतने पैसे डाले। सर कैश तो लिखे नहीं, नहीं लिखेंगे तो क्या मानेंगे आप, पैसे ही तो मानेंगे। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से मिले आपको, एक मिला कैश और एक मिला कैपिटल। कैपिटल क्यों मिला, क्योंकि दो ही सब बातें समझ में आ रही हैं। एक हमको कैश मिल रहा है, क्या पैसा, अच्छा ये भी बताइए पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है क्योंकि पैसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो ये हो गया कैश अकाउंट। दूसरा, दूसरा अकाउंट अगर आप देखें ना तो बेसिकली कैपिटल यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि ओनर यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसे बिजनेस में डाल रहा है। तो एक अकाउंट क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, दो अकाउंट को फाइंड आउट करिए। और स्टार्टिंग में 2-4 दिन तक में आपको ये तकलीफ होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही दिन में आप रॉकेट साइंस के जैसा जर्नल एंट्री सीख जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको 2-4 दिन तक में, 2-4 क्लास तक में ये प्रॉब्लम होगी कि एक स्टेटमेंट में कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड होता है, ये कैसे पता लगेगा। टाइम लगेगा, सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। हड़बड़ी में कोई फायदा नहीं है, हड़बड़ी में आप कोई चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं सिर्फ।
तो आप धीरे धीरे यूज टू होंगे। सबसे पहला क्या यहाँ पर मिला आपको, एक कैश मिला, ठीक है, और दूसरा क्या मिला, कैपिटल। दो अकाउंट हमने उस ट्रांजेक्शन से सर्च कर लिया, ठीक बात है। उसके बाद में क्या, तब ये देखना है कि ये हमारे लिए उस एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम में से क्या है, तो कैश हमारे लिए एसेट है, ठीक है। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एसेट। इतना नहीं लिखना है आपको, मैं समझा रहा हूँ बस अभी। और दूसरा कैपिटल क्या है, कैपिटल आपके लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस में पैसे ओनर की तरफ से आए, तो बिजनेस में जो कुछ भी आता है कल को वो कहीं ना कहीं रिटर्न होना है। चाहे वो उसी फॉर्म में रिटर्न हो, चाहे उसके बदले में बिजनेस को कुछ और चीजें देनी पड़े, लेकिन बिजनेस को वो चीजें वापस करनी ही हैं, है ना। तो बिजनेस को कल को ये पैसे वापस करने हैं ओनर को, इसलिए बिजनेस के लिए ये क्या है, लायबिलिटी है। अब ये बताइए, कैश आपके पास में आया है ना, तो एसेट्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। लायबिलिटीज जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ी की घटी, अरे बढ़ी है भाई। जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस होता जाएगा उतनी लायबिलिटी बढ़ते जाएगी, मतलब एसेट्स भी इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। हाँ, हाँ एकदम हाँ। तो फिर ये बताइए, जैसे आप यहाँ पर आइए, तो मैंने लिखा है कि एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। हो गया काम खत्म। आइए बैक हो जाइए बाबू यहाँ से। तो कैश के लिए क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे डी आर। और कैपिटल के लिए क्या करेंगे जानते हैं, यहाँ पर इसको अगर मैं इसको पूरा यहाँ से डिलीट कर दूं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, डेट जो होगा वो डेट आपको लिखना पड़ेगा ये फॉर्मेट में। आप यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस को छोड़ करके आप यहाँ पे लिखेंगे टू। टू का मतलब क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट में डेबिट का फिगर लिखेंगे 500,000, और यहाँ पर भी क्रेडिट में क्रेडिट का फिगर 500,000। देखिए बेसिकली है क्या ना, अगर आपको मैं बताऊं, एक मिनट, कि आपके पास में दो चॉइसेस हैं। एक, या तो आप डेबिट लिखें, दूसरा क्रेडिट लिखेंगे, या तो आप बाई लिखेंगे, या तो आप टू लिखेंगे। तो मैक्सिमम जगह में आपको ये सिंबल्स यूज होते हैं, सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में भी यही यूज होते हैं। बहुत रेयरली आपको मिलेगा ये चीजें। जर्नल एंट्री में मैनुअल टाइम में हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको। डेबिट के लिए डेबिट, और क्रेडिट के लिए क्या यूज करते हैं, टू, है ना। तो ये चीजें आपको करनी थी। आइए यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, परचेज्ड गुड्स 10,000 फ्रॉम एक्स वाई जेड ऑन क्रेडिट, है ना। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर बेसिकली, जब मैं आपको बात करता हूँ गुड्स की, है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना गुड्स, तो गुड्स का मतलब बेसिकली क्या है, गुड्स का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं सेल करने के लिए। तो दो ही बातें हो सकती है ना, कुछ प्रोडक्ट आप इसलिए परचेज किए कि आप उसको यूज कर सके, और कुछ चीजें आप परचेज करते हैं जिसको आप सेल कर सकें। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप, इन्वेंट्री आप परचेज करते हैं सेल करने के लिए, तो आप उसके लिए जो अकाउंट यूज करते हैं, दैट इज परचेज अकाउंट, दैट इज व्हाट, परचेज अकाउंट। ठीक बात है। तो परचेज्ड गुड्स मतलब एक हो गया परचेज अकाउंट। परचेज आप क्या मान रहे हैं, जो आपने खरीदा इसलिए परचेज। आप एक पल के लिए शायद हाँ कह सकते हैं, बट बेसिकली मेरा मोटिव यहाँ पर परचेज अकाउंट का क्या है, गुड्स को रिप्रेजेंट करना। तो गुड्स यहाँ पर परचेज हो रहा है, तो गुड्स के परचेज के टाइम में आप क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। और दूसरा, भाई देखो परचेज अगर आप करोगे तो आपके पास में तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं ना यूजुअली। वैसे बोलेंगे तो और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं। कौन कौन से सर, एक हो सकता है कि आप पैसा दिए हो, तो कैश। दूसरा हो सकता है आप बैंकिंग मोड से अगर पेमेंट किए हो, तो बैंक। और तीसरा हो सकता है कि ऑन क्रेडिट परचेज हुआ हो, उधार में चीजें परचेज हुई हो। तो अगर उधार में चीजें परचेज होंगी, तो जो सप्लायर होगा उसका नाम लिख देंगे। यही ना बात हो सकता है नॉर्मली। तो गुड्स तो भाई आप कैश में परचेज करो, आप उधार में परचेज करो, गुड्स तो साहब आएगा। 100 बात की एक बात। अब अपने नोटबुक में आप देखिए तुरंत में कि परचेज अकाउंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है परचेज ऑफ गुड्स का,
जो कि एक एसेट है। गुड्स क्या है? एसेट है ना? तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही कि घट रही है? बढ़ रही है ना? एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे? एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे। दूसरा, आप तुरंत देखिए पैसा दे रहे हैं, अगर हाँ तो पैसा जा रहा है, उस पैसे को क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट घट रहा है। एसेट घटेगा तो एसेट क्रेडिट होगा, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे वो बैंक के फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ तो ये बातें हैं ही नहीं। यहाँ पे तो सप्लायर का नाम लेना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है ऑन क्रेडिट। इसका मतलब उधार में हो रहा है, पैसे नहीं जा रहे। तो पैसे अगर नहीं जा रहे तो क्या करना पड़ेगा? हम मेरे ऊपर में एक लायबिलिटी इम्पोज हो रही है कि अच्छा अच्छा अच्छा, इस परचेज के अगेंस्ट में सप्लायर को मुझे थोड़े पैसे देने हैं। तो जब सप्लायर को पैसे देने हैं, वो लायबिलिटी इम्पोज कर रहा है। इस परचेज के कारण से लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो सप्लायर जो लायबिलिटी के फॉर्म में है, उसका जो नाम है, क्या नाम है भाई? एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो यहाँ पर उसको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड लिमिटेड। क्योंकि वो जो पार्टी है वो लायबिलिटी फॉर्म कर रहा है और इस कारण से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो फाइनल एंट्री क्या बन गई भाई? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। अमाउंट लिख लीजिएगा, अमाउंट मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे पर्पस यहाँ पर जर्नल एंट्री सिखाने का है मेरा। 10,000 10,000। ठीक बात है? आइए, उसके बाद में क्या है? परचेज गुड्स 5,000 फॉर कैश। हम लोगों ने परचेज किया। मैं बाद में देखूंगा कैश में परचेज हुआ कि नकद में कि उधार में, मतलब पैसा दे करके परचेज किए कि उधार में परचेज किए। गुड्स तो परचेज हुआ, तो तुरंत में लिखिए परचेज अकाउंट, क्योंकि सामान तो आया है भाई। परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरा, अच्छा अच्छा अच्छा, पैसा दे करके परचेज किए हैं, इसका मतलब पैसे जा रहे हैं। दूसरा क्या अकाउंट मिला? कैश का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? पैसा को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, एसेट जा रहा है। पैसा आएगा पैसा डेबिट, पैसा जाएगा पैसा क्रेडिट। क्यों सर? क्योंकि पैसा एसेट है ना। पैसा बढ़ेगा तो पैसा डेबिट होगा, इसलिए मैंने बोला पैसा आएगा तो पैसा डेबिट, पैसा जाएगा तो पैसा क्रेडिट, क्योंकि पैसा घटेगा तो पैसा क्रेडिट होगा, एसेट है इसलिए। हो गई एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए, उसके बाद में आता है सोल्ड गुड्स 15,000। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्ड गुड्स 15,000। तो हमें एक बात समझ में आ रहा है कि भाई सामान जब आप सेल करेंगे तो एक तरफ में क्या दिख रहा है हमको? एक तरफ हमको दिख रहा है सेल्स अकाउंट, और एक तरफ क्या दिख रहा है? या तो कैश, या तो बैंक, या तो उधार होगा तो कस्टमर का नाम होगा, यही ना हो सकता है? कस्टमर का। तो सेल्स आपके लिए कतई हम नहीं कह सकते सेल्स हमारे डायरेक्टली प्योर प्योर इनकम है, नहीं। लेकिन उन चारों में से अगर क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। खैर, इस मोमेंट पे भी हम नहीं जा रहे हैं कि उसको ज़्यादा कैटेगराइज करें। मेरा पर्पस जर्नल एंट्री यहाँ पर सिखाने का है। तो मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि उन चारों में से एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम में अगर आप देखेंगे तो इसको तो इनकम का ही ना पार्ट, मतलब इनकम के जैसा ही तो ट्रीटमेंट देंगे। तो उस लिहाजन अगर आप देखें तो सेल्स होने से पॉजिटिव माइंडसेट से अगर देखें तो इनकम बढ़ रही है। तो इनकम अगर बढ़ रही है तो इनकम को बढ़ाइए, और इनकम को किधर लिखेंगे आप? क्रेडिट साइड लिखेंगे। के बदले में पैसा मिलेगा, तो भाई एसेट बढ़ा, पैसा डेबिट कीजिए, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे वो बैंक के फॉर्म में हो। सर अगर पैसे नहीं मिलते हैं, अगर, तो उधार होगा। तो उधार में आपके लिए कस्टमर का नाम, जैसे वहां पर कस्टमर को क्रेडिट किए थे, सॉरी सप्लायर को क्रेडिट किए थे, पार्टी को क्रेडिट किए थे, यहाँ पर पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा। हो गया काम खत्म। तो पहले देखिए क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन साइलेंट है। इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा? कैश। भाई अगर मैं बोलता हूँ किसी दुकान में जा करके कि मुझे एक पीस पेन दो, मैंने नहीं बोला मैं पैसे दूंगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है ना, हम पैसे देंगे वो पैसे लेगा। तो इसलिए क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आप क्या मानेंगे? कैश मानेंगे। इसका मतलब पैसे मैं ले रहा हूँ और सामान में सेल कर रहा हूँ, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? आइए, उसके बाद में आता है सोल्ड गुड्स टू एबीसी ऑन क्रेडिट 15,000। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार ऑन क्रेडिट हो रहा है, उधार में हो रहा है। तो जहां पर कैश लिखे थे वहां पर क्या कर लोगे भाई? वहां पर कर लोगे एबीसी लिमिटेड डेबिट। और सेल्स तो होना है, सेल्स को कैसे कोई रोक देगा, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो।
सेल्स तो क्रेडिट साइड में जाएगा ही जाएगा, है ना। 15,000 हो गया, काम खत्म। एकदम आराम से समझते जाइए, कहीं कोई आपको नहीं समझने का जरूरत है कि क्या लाइक आपका पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, क्या है नहीं है। बस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बात खत्म। इसलिए हम शुरुआत से यही बात आपको बोल रहे हैं। और आप देखेंगे कि जर्नल एंट्री के बाद में आपको मैं जब फाइनल अकाउंट भी सिखाऊंगा, तो फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम में भी आपको मैं यही चार बातें बोलता हुआ बराबर मिलूंगा कि एक्सपेंस क्या, इनकम क्या, एसेट्स क्या, लाइबिलिटी क्या। हाँ, ये बात जरूर है कि एक्सपेंसेस को ब्रेक डाउन करेंगे, एसेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन अगर आप निचोड़ निकालेंगे ना, तो एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटीज की ही बातें हम करते हुए मिलेंगे आपको। खैर, आइए, अब इसके बाद में आता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, परचेज अ प्लांट 10,000। तो एक बात समझिए, जब क्वेश्चन नंबर 2 हम बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहाँ पर बोला था गुड्स, उसके लिए कौन सा अकाउंट हम यूज किए थे, परचेज। क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं सेल करने के लिए, जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं इन्वेंट्री के जैसा, तो उस समय आप एक अकाउंट यूज करेंगे, दैट इज परचेज अकाउंट। आप बोलेंगे सर परचेज अकाउंट क्या सिर्फ ट्रेडिंग गुड्स के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं यूज करने के लिए, तो वहां पर आप परचेज अकाउंट यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग गुड्स का सेल्स, सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग गुड्स का परचेज, परचेज अकाउंट। और यहाँ पर जब आप प्लांट परचेज कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर क्या नाम देंगे, प्लांट अकाउंट नाम देंगे। अगर प्लांट आप, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, नाम हमने लिख दिया है, तो कुछ अजम्पशंस हम लोगों को मानने होते हैं। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि अच्छा नाम लिख दिए, परचेज आप प्लांट बोल दिए, इसका मतलब प्लांट यूज करने के लिए परचेज किए हैं। और जब प्लांट यूज करने के लिए परचेज किए हैं, तो उसको उसको आप परचेज अकाउंट से डिनोट नहीं कर सकते हैं, आप प्लांट अकाउंट लिखेंगे। बात समझ आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे भाई, प्लांट अकाउंट एक हो गया, और दूसरा क्या, कैश अकाउंट। बहुत सिंपल सी बात है, प्लांट एसेट है, देखिए अपने नोटबुक में तुरंत में कंपैरिजन, प्लांट एसेट है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि प्लांट आप परचेज करें, प्लांट आ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा घटेगा, क्या कर देंगे, क्रेडिट। हो गया काम खत्म, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? कितना का फिगर है भाई इसमें, 10,000, 10,000। अब इसको यहाँ पे लिखिएगा टू कैश अकाउंट, बात समझ में आ रही है ना। चलिए, उसके बाद बोलता है कि पेड ट्रांसपोर्ट टू ब्रिंग द अब प्लांट 1,000। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट किया, क्यों, उस प्लांट को लाने में। अभी एक बात आप समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि जब भी कोई प्लांट अगर आप परचेज करते हैं, ठीक है, प्लांट को परचेज या कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने परचेज किया, उसको परचेज करके रेडी टू यूज तक लाने में जो भी खर्चे, हाँ भाई वो एसेट अब हमारे यहाँ सही जगह पर आ गया, अब से उस प्लांट को, उस मशीन को हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट को, मशीन को परचेज करिए, करने के बाद में जो भी प्रोसेस करनी है, इंस्टॉलेशन का, जैसे मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, चलिए मान लीजिए मैं आटा चक्की का एग्जांपल ले लूँ। तो आटा चक्की का मशीन आप पहले कहीं से परचेज किए होंगे, परचेज करने के बाद में उसको ले करके आए होंगे, लाने के बाद में फिर उसको जमीन वमीन में लाइक सीमेंट वगैरह से इंस्टॉल किए होंगे, फिक्स किए होंगे, तब तो आटा चक्की यूज करेंगे। तो इस दौरान में जो भी आपने खर्च किए, परचेज करने के टाइम में, ढो करके ले करके आने के टाइम में, ट्रांसपोर्टेशन, जो जमीन से उसको अटैच किए, फिक्स किए, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन, वो सारी चीजें आप उस प्लांट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, उस प्लांट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी, ये स्टेटमेंट को ध्यान में सुनिएगा, जब भी आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करते हैं, तो परचेज करके उसको रेडी टू यूज तक लाने में जो भी खर्चे होंगे, हाँ अब यूज कर सकते हैं, तब तक ये चीज कहने में जो भी खर्चे आपने कर दिए, वो सारे खर्चे उस एसेट के कॉस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपको मैं अकाउंट्स के भाषा में समझाऊं, तो यहाँ पर लग रहा है कि ये ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस यहाँ नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट लिखेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा,
मैं आपको मान करके चल रहा हूं कि आपको ये हेल्पिंग स्टेटमेंट लिखना आता है ना? ये हेल्पिंग स्टेटमेंट आपको लिखना आता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो हेल्पिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या, कि बीइंग पेड ट्रांसपोर्टेशन टू ब्रिंग द अबव प्लांट। ठीक बात है। उसी तरीके से इंस्टॉलेशन का पेमेंट हुआ, तो यहाँ पर भी आप इंस्टॉलेशन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, प्लांट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन दैट अबव प्लांट। आप बोलेंगे सर ये दोनों का दोनों तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लग रहा है, लेकिन कैपिटल आपने किया क्योंकि हमने इसके कॉस्ट को प्लांट के कॉस्ट में जोड़ना है। अभी सोचिए कल को आप साल 2 साल बिजनेस को यूज कर लिए, उसके बाद इस प्लांट को आप जहां पर इंस्टॉल करके काम कर रहे थे वहां से आपको इसको माइग्रेट करवाना है, मूव करवाना है, सॉरी मूव करवाना आप कह सकते हैं, मूव करवाना है किसी दूसरे लोकेशन में। तो जब मूव करवाना है दूसरे लोकेशन में तो आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, जमीन से निकालना पड़ेगा इसको, जमीन में जो जाम किया हुआ है। फिर आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे करके भेजेंगे सामान को, मतलब प्लांट को। फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन लग रहा है, अब उसको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ही करेंगे। तो इंस्टॉलेशन को इंस्टॉलेशन लिखेंगे, अब उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्योंकि अब प्लांट का कॉस्ट इंक्रीज होने वाला नहीं है। जो प्लांट का कॉस्ट इंक्रीज होना था वो हो चुका है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी प्लांट लिखना पड़ेगा, और कैपिटलाइज करेंगे कॉस्ट के वैल्यू को, सॉरी प्लांट के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। आइए, उसके बाद बोलता है कि पेड रेंट, रेंट का पेमेंट किए। ठीक है भाई, एक एक्सपेंस का नाम हो गया रेंट अकाउंट, और एक क्या हो गया, कैश अकाउंट। रेंट आपके लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा जैसे जैसे पेमेंट करेंगे वैसे वैसे खर्चे की वैल्यू बढ़ेगी। अब बोलेंगे सर खर्चा का पेमेंट करती है तो खर्चा कम हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, आप सोचिए रेंटल कॉस्ट सबसे पहले बिजनेस में 0 रुपया था, फिर आपने मान लीजिए 1,000 रुपया का रेंट पेमेंट किया, तो आज तक में टोटल रेंटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1000। फिर आपने 1000 पेमेंट किया, अब रेंटल कॉस्ट टोटल कितनी हो गई, 2000। तो जैसे जैसे रेंट का पेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे रेंटल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी, है ना? तो इसलिए आप यहाँ पर रेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, ऐसे आपको ट्रीटमेंट देना होगा। तो पेड रेंट कितना है, 1500 है, तो रेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, देखिए। और कैश घट रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया। आप इसको यहाँ पर टू कैश लिखिएगा बाबू, अगर नॉर्मल अकाउंटिंग में लिखना है तो, है ना? यहाँ पर 1500, 1500। नरेशन मैं इग्नोर कर रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं मान करके चलता हूँ कि नरेशन बहुत कॉमन सा बात है, समझ में सबको ऐसे भी आता होगा कि एक्टिविटीज हुई क्या उसको लिख देना है बस। चलिए, उसी तरीके से यहाँ पर पेड सैलरी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किया है आपने, है ना? तो एक क्या हो गया कैश अकाउंट, एक क्या हो गया कमीशन अकाउंट। तो कैश हो गया आपके लिए एसेट, पैसा आ रहा है भाई, पैसा अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कमीशन इस कंडीशन में आपके लिए इनकम है, तो कम इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्रेडिट होगा। देखिए अपने बुक में, नोटबुक में जो मैंने अभी लिखवाया, है ना? तो इनकम अगर इंक्रीज होता है तो इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब कमीशन क्रेडिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। फिर से एक बार, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन इनकम लिख दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। अच्छा, उसके बाद में आता है पेड टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक्स वाई जेड लिमिटेड को हम लोगों ने पेमेंट किया, तुरंत सोचिए, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई जेड से परचेज किए थे, क्या एंट्री किए थे भाई, परचेज टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। कितना, 10,000, 10,000। आज उसको हमें पेमेंट करना है। तो भाई जब वो लायबिलिटी आप बुक किए थे, आज वो लायबिलिटी कम करने का समय आ गया है, आज वो लायबिलिटी कम करने का समय आ गया है। तो कम करिए ना, कैसे कम करेंगे भाई, अगर क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट करेंगे, डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। तो कम करिए क्रेडिट साइड को, कैसे 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 कम करेंगे, डेबिट करके कम करके कम करेंगे। तो एक्स वाई जेड को डेबिट कर दीजिए, लायबिलिटी कम हो गई। और दूसरा क्या है, पेड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। कितना था, 8,000, 8,000 हो गया, काम खत्म भाई। अब इसके बाद में क्या, जरा मनी मन सोचिए तो, एक्स वाई जेड का क्रेडिट बैलेंस कितना था, 10,000, डेबिट हमने कितना कर दिया, 8,000। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे, टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई जेड का डेबिट
XYZ का क्रेडिट आपस में कट पिट करके सिर्फ 2,000 रुपये का क्रेडिट बचा हुआ है। वहां नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ, दो मनी मन सोचिएगा, लिखना कुछ नहीं है। 2,000 रुपये का क्रेडिट बचा हुआ है। 8,000 रुपये का डेबिट, 10,000 रुपये का क्रेडिट, 2,000 रुपये का डेबिट बचा हुआ है, सॉरी 2,000 रुपये का क्रेडिट बचा हुआ है। ठीक बात है। आइए उसके बाद में फिर बोलता है, एक मिनट रुकिएगा बाबू। उसके बाद बोलता है कि पेड टू एक्स वाई जेड लिमिटेड 1,500 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि अब जो है ना एक्स वाई जेड लिमिटेड को आप 1,500 रुपया दे करके पूरा सेटल कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे। सेटल होने का मतलब उसका अकाउंट को अब आपको जीरो कर देना है। ठीक है। तो जीरो करेंगे तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एक्स वाई जेड का बैलेंस को आपको नलीफाई करना पड़ेगा। नलीफाई कैसे करेंगे, जीरो कैसे करेंगे? पहले देखिए कितना बचा हुआ है बैलेंस। अभी तो बताए कि 2,000 रुपये का क्रेडिट बचा हुआ है, तो तुरंत करिए एक्स वाई जेड डेबिट 2,000 रुपया। आप बोलेंगे सर 1,500 का ट्रांजेक्शन है, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो पढ़िए कि इन इन फुल सेटलमेंट कहाँ गया? इन फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है। सेटलमेंट का मतलब क्या कि उसका अकाउंट जीरो करिए, तो उसको 2,000 से डेबिट करिएगा तब तो जीरो होगा। लेकिन जरा सोचिए पैसा कितना दे रहे हैं आप? पैसा दे रहे हैं सिर्फ 1,500 रुपया। तो आपको नहीं लगता बाबू कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है एक तरीके से? 2,000 रुपया का पैसा आप सिर्फ 1,500 रुपया दे करके खत्म कर दे रहे हैं, तो 500 रुपया का डिस्काउंट आपको मिला ना। 2,000 रुपया जो कि इनकम है आपका, जो कि इनकम है, आपको 2,000 रुपया देना था। आपके आपने जेब में 2,000 रुपया रखा, समझने के लिए बता रहे हैं, और आपने सिर्फ 1,500 रुपया दिया, और 500 रुपया आपके जेब में ही पड़ा रह गया, और 2,000 का खेल हो गया। तो 500 रुपया बच गए आपके। तो जो पैसे नहीं खर्च हुए वो भी तो आपकी इनकम है। खर्च होने थे लेकिन नहीं हुए, वो भी तो आपकी इनकम है। तो आप यहाँ पर इनकम को बढ़ाइए, क्रेडिट साइड लिखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना रुपया? 500 रुपया। बात समझ आ रही है? तो ये चीज आपको जो है सो करना पड़ेगा। आइए उसके बाद में बोलता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आइएगा, बोलता है कि रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम एबीसी 13,500 इन सेटलमेंट ऑफ 14,000। 14,000 का कोई बिल था जिसके अगेंस्ट में हम 13,500 ले रहे हैं, और सेटल हो जा रहा है 14,000 का बिल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टी का जो बैलेंस है ना वो 14,000 से कम होगा, लेकिन हमको मिलेगा सिर्फ कितना? 13,500। है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर को सामान सेल कर देते हैं। हमने कस्टमर को आज सामान सेल किया, ठीक है? सेल किया और हमने बोला कि भाई 30 दिन के भीतर आप पेमेंट दे दीजिएगा। लेकिन 10 दिन के भीतर ही ना मेरे पास में थोड़ा पैसों की कमी होने लगी। तो हमने क्या बोला कि भाई ऐसा करो, 10 दिन के भीतर ही मैंने उनको फ़ोन किया कि जो पैसा आपको है वो आप पैसा हमको दे दीजिए। चलिए 2,400-500 रुपया 10-5% का मैं आपको डिस्काउंट ऑफर कर देता हूँ। ठीक वही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या बोला उनको? हमने बोला कि 14,000 का बिल है, आप 13,500 दीजिए साहब, और 14,000 का बिल नक्की करा लीजिए, खत्म करा लीजिए। तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा जो आपके पास में आया है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है ना। पैसा आ रहा है कितना रुपया? सिर्फ 13,500 रुपया। लेकिन पार्टी का जो बैलेंस नलीफाई हो रहा है वो 14,000 से हो रहा है। देखिए आपने यहाँ पर देखा, उस पार्टी का नाम एबीसी लिमिटेड, यहाँ पर 15,000 रुपये का सेल किए थे। तो 15,000 रुपये में से कोई एक इनवॉइस रहा होगा 14,000 रुपये का। तो जब सेल किए थे उस समय पार्टी को डेबिट किए थे, देखिए अपना नोटबुक। आज उस पार्टी को क्रेडिट करना पड़ेगा टू एबीसी, ही नाम है ना, हाँ एबीसी लिमिटेड। 14,000 रुपया। तो आपको नहीं लगता, सॉरी 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 सॉरी, आपको नहीं लगता कि आपने 500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया उनको? ऑफ कोर्स हाँ। तो ये डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है, और ये डिस्काउंट आप दे रहे हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे इसको? डिस्काउंट अलाउड। खर्चा डेबिट करिए, कितना रुपया? 500 रुपया। ठीक, ये चीज। अच्छा, अब उसके बाद जरा सोचिए तो, यहाँ पर 15,000 में 14,000 का तो काम हो गया, 1,000 रुपया बचा हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये क्या? बैड डेट। बैड डेट का मतलब नुकसान हो गया साहब, पार्टी पैसा लेके भाग गया।
पार्टी पैसा लेके भाग गया, क्या करे, लॉस हो गया, है ना, लॉस हो गया। तो सबसे पहले पार्टी अगर पैसा लेके भाग गया तो पार्टी का बैलेंस तो जीरो करिए। तो पार्टी जब सेल किए थे, देखिए यहाँ पे, रुकिए एक मिनट, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, नहीं वो हट चुका है, अच्छा कोई बात नहीं है, समझाने के लिए फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ कि जब आप सेल किए थे उस समय एबीसी को आप डेबिट किए थे ना 15,000 से, और जब आप पैसा रिसीव किए थे दूसरे वाले एंट्री में, मतलब है इस वाले एंट्री में, तो आप एबीसी को क्रेडिट किए थे टू लिख करके 14,000 रुपया। तो आपका टेक्निकली सोचिए तो अभी भी 1,000 रुपया का डेबिट बचा हुआ है ना। तो उस 1,000 रुपया का जो डेबिट बचा हुआ है उसको आपको नलीफाई करना है, जीरो कर देना है, क्योंकि पैसा तो चला गया, पैसा लेकर तो भाग गया आदमी। तो आप सबसे पहले एबीसी का अकाउंट जीरो कर दीजिए। तो टू एबीसी लिमिटेड 1,000 रुपया, ठीक है। और इसके बदले में हुआ क्या, उसके बदले में कुछ नहीं हुआ, नुकसान हो गया। और नुकसान हो गया तो नुकसान क्या करेगा, लॉस क्या करेगा, इनकम को कम कर देगा, ऑफ कोर्स सी बात है। और जब इनकम को कम करेगा तो इनकम को बढ़ाने के टाइम पे क्रेडिट करते हैं, तो कम करने के टाइम में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखिए बाबू यहाँ पे लॉस, लेकिन इस लॉस को जो नाम दिया जाता है ना अकाउंट के लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। बात समझ आई। तो ये आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू एबीसी। आइए, फिर उसके बाद में आता है कि पेड ओनर्स टेलीफोन बिल 1,000, ओनर का टेलीफोन का बिल हम लोगों ने पेमेंट कर दिया 1,000 का। तो भाई अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इसको यहाँ पर टेलीफोन बिल लिखें, टेलीफोन एक्सपेंस लिखें, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारा टेलीफोन एक्सपेंस है ही नहीं, ये तो ओनर का टेलीफोन एक्सपेंस है। और जब आप पढ़े होंगे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि ओनर का एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज हैं। तो ओनर का जब एक्सपेंस हो रहा है तो टेक्निकली सोचिए ना, बिजनेस का पैसा लगा ओनर के पर्सनल यूज के लिए। तो ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लगाता है तो कैपिटल, और ओनर जब बिजनेस से कुछ भी यूज कर लेता है, ले लेता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। आप याद कीजिए पहले वाले एंट्री में कैपिटल को हम लोगों ने क्रेडिट किया था, आज कैपिटल कम करने का बारी है, क्योंकि वो 5 लाख रुपए का कैपिटल डाला था और 1,000 रुपया बिजनेस का ले गया घर, यूज कर लिया। तो कैपिटल का वैल्यू कम हो गया साहब। तो कैपिटल का वैल्यू कम हो गया तो कैपिटल कम करिए। अच्छा अच्छा, कैपिटल जब बढ़ाए थे तो कैपिटल क्रेडिट किए थे, कम करेंगे तो क्या करेंगे, कैपिटल को आप डेबिट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ना बस यहाँ पर बात क्या है कि कैपिटल लिखने के जगह में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स। क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या है सर, ड्रॉइंग इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, इसको काटिए यहाँ से, एक मिनट रुकिएगा बाबू, है ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अच्छा, हुआ क्या है, क्या दिए बिजनेस के, बिजनेस से ओनर को जो ड्राइंग लिख दिए, पैसा दिए, पैसा देखो ना, यहाँ पे उसके नाम का टेलीफोन बिल पेमेंट कर दिए। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा आपका घट रहा है, आपका मतलब किसका, बिजनेस का पैसा घट रहा है, पैसा दे रहे हैं आप, तो पैसा क्रेडिट करिए। कितना रुपया, 1,000। नहीं समझे, चलो, अच्छा, हटाओ इसको। उसके बाद में आता है यहाँ पर ये वाला, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय ओनर्स डेबिट कार्ड। अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पर बोला क्या कि ये बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है कि किसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, नहीं सर बोला तो नहीं आपने, बोला नहीं तो क्या मानेंगे, अरे बिजनेस का मानेंगे भाई। जब यहाँ पर रेंट हमने नहीं बोला किसी का तो किसका मानते हैं, बिजनेस का। सैलरी नहीं बोले तो किसका मानते हैं, बिजनेस का। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी किसका मानेंगे, बिजनेस का। लेकिन क्या बिजनेस के बिजनेस के बैंक या बिजनेस के कैश से पेमेंट हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ओनर अपने डेबिट कार्ड, ओनर अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो साहब कोई भी पेमेंट करे, पहले खर्चा तो हिसाब हुआ, हाँ, तो खर्चा का तो ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जैसे रेंट डेबिट किए थे वैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट करिए। अच्छा, टू क्या, सर कैश लिखिए ना,
नहीं नहीं नहीं, कैश नहीं लिख सकते, हमारा पैसा नहीं गया। अच्छा बैंक लिख दीजिए। नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ है। अरे वो तो ओनर का डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ है। तो जब ओनर का डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ है, तो डोंट यू थिंक दैट ओनर हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट फॉर द बिजनेस? हाँ ना, वो बिजनेस के लिए बिजनेस में फिर से कुछ इन्वेस्ट किया है। बिजनेस में पैसा नहीं डाला है, लेकिन बिजनेस के लिए खर्चा किया, तो बिजनेस के नाम पे ही तो इन्वेस्टमेंट हो गया। बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कर दिया, तो बिजनेस में कुछ दिया तो क्या बोलिएगा? कैपिटल। तो क्या बोलेंगे इसको आप? कैपिटल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आइए, ये भी हो गया। इसकी बात कर लेते हैं। बोलता है रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम एबीसी लिमिटेड 800। ओ ओ, यहाँ पे 800, 1000 रुपये का बैड डेट हुआ था, कुछ याद आ रहा है, इसलिए मैं इस एंट्री को इरेज नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था आगे वाली एंट्री में बैड डेट रिकवर्ड आने वाला है ना। तो जब बैड डेट हुआ था, हम तो लॉस मान लिए थे, हम तो मान लिए थे ये आदमी बेईमान है, भाग गया। लेकिन आ गया या आ गया ये आदमी, या तो कोर्ट कचहरी के माध्यम से इससे पैसा हम लोग विड्रॉ करा पाए। कितना विड्रॉ करा पाए? 800। देखिए ना, लिखा हुआ है 800। तो सर अब काहे 1000 लॉस मान रहे हैं सर? अब क्यों मान रहे हैं 1000 लॉस? अब 800 रुपया का लॉस रिकवर हो गया, तो लॉस टेक्निकली अब सिर्फ 200 रुपया का बचा हुआ है। तो लिखिए ना, 800 रुपया का लॉस को खत्म करिए। कैसे खत्म करेंगे? अरे डेबिट है तो क्रेडिट करिए, खत्म करिए। ठीक है भाई, लिखते हैं टू बैड डेट। लेकिन ना बैड डेट नहीं लिखते हैं, थोड़ा एक नया नाम ऐड कर दीजिए यहाँ पर, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। धीरे धीरे, हमने आपको क्या बोला था बोलिए तो, कि दो अकाउंट जो हम लोग यूज करते हैं वो धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे, है ना। तो बैड डेट के जगह में क्या लिखेंगे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्या मिला आपको? अरे पैसे मिले हैं भाई, तो पैसे लिखिए। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 800। अब एक दो लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि 800 की तो एंट्री कर लिए, 200 की एंट्री क्या? 200 का जो लॉस बच गया है, अरे 200 का लॉस बच गया है, वो ऑलरेडी कट पिट के यहाँ पे फिगर है। नहीं समझे? जैसे मैं बोलता हूँ, इस मान लीजिए 800, 1000 रुपये में से 800 का जो अमाउंट है वो आपने कर दिया क्रेडिट। तो आपको नहीं लग रहा है कि 200 रुपये का फिगर अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है? तो जब बचा हुआ है तो उसकी एंट्री क्यों करना? वो तो रिजल्टेंट फिगर ऑलरेडी हमारे पास रिमाइनिंग में है। बात खत्म, हो गया काम। 200 की एंट्री अलग से करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 200 का तो रिमेनिंग लॉस है हमारे पास में। चेंजेस जो आया, उन चेंजेस को हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना था। बस बात खत्म हो गया। आइए, उसके बाद में हम्म, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात है, इसको अभी क्या करें, होल्ड पे डाल दें? नहीं, बताते हैं, बताते हैं। लेकिन ये एडी पर है, एडी वाला करेंसी आपको समझ में अभी नहीं आएगा, रहने दीजिए इसको। तो फिर नेक्स्ट सेशन में इसको देख लेंगे। आइए इसकी बात करते हैं। बोलता है पेड ओनर्स टेलीफोन बिल बाई ओनर्स डेबिट कार्ड। ठीक है, पेड ओनर्स टेलीफोन बिल बाई ओनर्स डेबिट कार्ड। क्या एंट्री करेंगे इसका? सोचिए जरा सा। ओनर का टेलीफोन बिल का पेमेंट हुआ है ओनर के डेबिट कार्ड से। अरे भाई काहे एंट्री करोगे इसकी? ये ओनर का टेलीफोन बिल का पेमेंट हुआ है, और किससे हुआ है? ओनर के डेबिट कार्ड से हुआ है। तो इस एंट्री की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। हाँ ना, एकदम ठीक बात है। तो फिर बोलोगे सर लिखा क्यों आपने? एक्चुअली क्या होता है, जब ओनर एक बिजनेस चला रहा है, तो ओनर अपने क्लरिकल डिपार्टमेंट के लिए एक कोई बंदा हायर किया होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो बिजनेस का टेलीफोन बिल, ओनर का नहीं, बिजनेस का टेलीफोन बिल पेमेंट करने के लिए बिजनेस का नाम से जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसको दिया गया क्लरिकल डिपार्टमेंट के बंदे को, और बोला गया कि भाई देख, बिजनेस का ना इतना रुपए का टेलीफोन बिल आया है, उसको पेमेंट करो। और लगे हाथ ओनर क्या किया, अपना घर के पेमेंट करने के लिए अपना पर्सनल डेबिट कार्ड उठा करके दिया। भाई वो तो स्टाफ है,
वो करेगा उसका काम, चाहे उसका घर का हो चाहे उसका बिजनेस का हो, मतलब घर का काम नहीं कर रहा है वो, एक तो छोटा सा एक ट्रांजेक्शन कर दिया बस, है ना। यहाँ पर बात घर के काम होने की नहीं हो रही है। तो वो बंदा दो प्रोसेस कर दिया पेमेंट, बिजनेस का डेबिट कार्ड से बिजनेस का खर्चा और घर के डेबिट कार्ड से घर का खर्चा, हो गया काम खत्म। तो जैसे पेमेंट हुआ, पेमेंट हो गया, पेमेंट होने के बाद में वो क्लरिकल डिपार्टमेंट का बंदा, वो नॉन अकाउंटिंग बंदा, उसको अकाउंट थोड़ी मालूम है। वो डेटा दोनों का रिसिप्ट दिया, दिखाया किसको, अकाउंट डिपार्टमेंट को, देखिए साहब ये पेमेंट हो गया है। तो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास में अब आया एक रिसिप्ट ऐसा भी कि उसके टेलीफोन कनेक्शन जो घर वाले हैं उनका पेमेंट हुआ है ओनर के डेबिट कार्ड नंबर से, है ना। तो ऐसे सिचुएशन आते हैं अकाउंटेंट के पास, जो एंट्रीज अकाउंट्स मतलब बिजनेस अकाउंट्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उसको इग्नोर करना पड़ेगा ना, ऐसी एंट्री जा सकती हैं। तो ये वाली एंट्री की कोई जनरल एंट्री यहाँ पर आप नहीं करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज फ्री सैंपल। भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज फ्री सैंपल, टेक्निकल मीनिंग समझिए क्या हुआ है, फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल अकाउंट आपको लिखना है, फ्री सैंपल अकाउंट लिखिए। अगर मोटा मोटा बात आप समझे तो टेक्निकली होना क्या चाहिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। पर्पस क्या रहा होगा, अंदर का मतलब समझो ना, ये एडवर्टाइजमेंट करने का मूड है उसका। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, पैसा दिए थे, कैश हुआ था, नहीं, क्या किए, गुड्स ही डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। सबसे अच्छा तरीका एडवर्टाइजमेंट करने का, कस्टमर तक में रीच आउट तो हुआ, प्रोडक्ट पहुंचा तो कम से कम। तो आप समझिए बाबू, जब आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे तो परचेज को आप डेबिट किए थे। परचेज क्या दिखा रहा था उस समय, गुड्स के वैल्यू का इंक्रीमेंट, गुड्स जब आया था आपके पास, आज गुड्स आपके हाथ से जा रहा है, सेल कर रहे हो, सेल अगर कर रहे होते तो सेल्स को क्रेडिट कर दिए होते, जो कि नहीं हो रहा है ना। सेल्स क्रेडिट तो नहीं हो रहा है। तो जब भी प्रोडक्ट आपके पास में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी प्रोडक्ट आपके पास में आएगा, आपने परचेज से डेबिट किया, और जब भी प्रोडक्ट आपके हाथ से जाएगा कम होगा, चाहे वो किसी कारण से लॉस हो जाए, चाहे वो फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चाहे ओनर अपना घर ले जाए प्रोडक्ट को, इन सभी सिचुएशंस में परचेज का वैल्यू माने गुड्स का वैल्यू कम होगा। जब गुड्स का वैल्यू बढ़ा था तो परचेज डेबिट किए थे, आज गुड्स का वैल्यू कम हो रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा है, तो परचेज का ही जो वैल्यू है उसको कम कर देंगे बाय पुटिंग इन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। परचेज की वैल्यू, गुड्स की वैल्यू कम करेंगे। यहाँ परचेज कम नहीं हो रहा है बाबू, ध्यान से समझिएगा, यहाँ गुड्स का वैल्यू कम हो रहा है, क्योंकि परचेज गुड्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी। कितना रुपया था, 1000। ठीक है, आइए। अच्छा, हम क्या सोच रहे हैं कि ये वाला एंट्री ना एक बार मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा ना ये करेंसी हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। एईडी जो करेंसी लिया हुआ है उसको हम इंडियन रुपीज में ले लेते हैं। हम मान करके चलते हैं कि $1, $1, एक मिनट, $1 मतलब $1 इक्वल्स टू, यहाँ ले लेते हैं हम INR, रुपीज 75, इसको भी काट पीट कीजिए, और यहाँ का लिखिएगा $1 इक्वल्स टू रुपीज 70। अब हुआ क्या समझिए, आपने सामान इंपोर्ट किया, मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी, क्वेश्चन नंबर 19, है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम PQR लिमिटेड USA, $1001। आपने $1, सॉरी $1000 का प्रोडक्ट आपने परचेज किया, किससे, PQR लिमिटेड से। कहाँ से है वो, यूएसए से। तो आप एंट्री क्या करेंगे, बोले सर कहीं से परचेज करें, हम तो परचेज करेंगे, एकदम ठीक बात आप बोल रहे हैं, परचेज टू PQR लिमिटेड, है ना। लेकिन आप सोचिए, मन ही मन सोचिए, अभी इसको लिखिएगा नहीं बाबू, लेकिन समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, $1000, $1000। आप बोलेंगे सर डॉलर में हम क्यों लिखेंगे, हम तो रुपीज में लिखेंगे। हाँ एकदम ठीक बात है। तो आप इसको रुपीज में कितना लिखेंगे, 75,000, 75,000, क्योंकि जब आप परचेज किए थे उस समय डॉलर की करेंसी एक्सचेंज रेट क्या था, 75। तो आपने 75,000, 75,000 लिखा। कल को पेमेंट भी करेंगे आप, आपको क्या लगता है कि हर दिन आपका सेम एक्सचेंज रेट होगा, नहीं। जब आप पेमेंट करने के लिए गए तो उस समय एक्सचेंज रेट कितना चल रहा था, 70 का चल रहा था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे PQR लिमिटेड डेबिट,
ठीक पार्टी से मैच करिएगा बाबू, लाइबिलिटी बढ़ी थी तो लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हो रहा है तो लाइबिलिटी डेबिट। तो पी क्यू आर लिमिटेड आपने यहाँ पे डाला, डॉलर में तो 1000 है ना, डॉलर में उसको पूरा पैसा मिल गया, लेकिन आप सिर्फ कितना दे रहे हैं साहब, 70,000। और कैश तो दोगे नहीं, पैसा घर पहुंचा के दोगे, चेक से मैंने चेक बोलते सॉरी, ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे ना, तो बैंक होगा, तो यहाँ पर 70,000। लेकिन आपको लग रहा है कि मन ही मन सोचिए 75,000 से क्रेडिट हुआ था और ये डेबिट खाली 70,000 से हुआ, तो 5,000 का इनकम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेपरेट एंट्री यहाँ पर प्लेस करेंगे, अब चाहे तो मर्ज भी कर सकते थे, लेकिन मेरा सलाह माने तो सेपरेटली कर लीजिए। पी क्यू आर लिमिटेड डेबिट, और 5,000 से डेबिट करिए इसको, तभी तो ये 70,000 से डेबिट हुआ, ये 5,000 से डेबिट हुआ, तो इतना इसका पूरा जीरो कर लिया वो। और इसको यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज। एक या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, अभी तो प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि 75 की जगह में 70 ही देना पड़ा। तो इसको आप प्रॉफिट को, गेन को, इनकम को बढ़ाएंगे, कहाँ लिखेंगे, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो फॉरेक्स गेन आपने लिख लिया 5,000 रुपया। बात समझ में आई? आज का सेवा समाप्त। आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, फिर एक दिन बैठेंगे और फिर थोड़ी थोड़ी ट्रांजेक्शन देखनी है, अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखनी है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट का हो गया, बाय वन गेट वन ट्रांजेक्शन होता है बहुत सारे, ये में उसको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। और कुछ लाइक आपका प्रोडक्ट का एडजस्टमेंट्स देखने हैं, देखेंगे धीरे धीरे, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी चीज़ें देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। ओके, थैंक यू।